नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो इसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं जनमत में, वो हमारे लिए एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि जब तक हम प्रकृति का उपयोग करेंगे, प्रकृति को संभाल कर समावेशित रूप से उसके साथ विकास करेंगे, तब तक तो प्रकृति का आशीर्वाद मिलता रहेगा। लेकिन जहां हम प्रकृति का उपभोग करने लगेंगे तो वही होगा जो इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में हुए तबाही की तस्वीरें अब तक जहन में जिंदा है। वहां तक अभी भी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच वैसी ही घटना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी हुई। किश्तवाड़ की पवित्र धरती पर आज इंसानियत ने एक और दर्दनाक मंजर देखा। मचैल माता की यात्रा पर निकले श्रद्धालु आस्था की राह पर थे, लेकिन कुदरत ने अचानक अपना कहर बरपा दिया। चिशोती गांव में बादल फटा और देखते ही देखते बाढ़ के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। मां के दरबार तक जाने का सपना संजोए चेहरे एक पल में मातम में बदल गए। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। यह हादसा सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। हर साल ऐसे धार्मिक स्थलों पर लाखों लोग जाते हैं, लेकिन क्या हम समय रहते सुरक्षा, अलर्ट सिस्टम और रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाते हैं? क्यों अब भी हमें राहत दलों को मौके पर पहुंचने में घंटों लग जाते हैं? कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से ऊपर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रकृति का जब हम दोहन करने लगते हैं तो प्रकृति ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत करती है। लेकिन इन सब के बीच में इतना जरूर है कि इस त्रासदी के बाद दर्जनों परिवार, यहां पर उनका सपना उजड़ गया है। 40 से अधिक लोगों की जो मौत की खबर आ रही है वो अपने आप में विचलित करने वाली है। लेकिन यहां पर बादल फटने की घटना के तुरंत बाद जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ वो अपने आप में बहुत खास रहा, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस जगह पर ये मचैल माता का मंदिर है, वहां पर जो त्वरित क्यूआरटी टीम होती है, रेस्क्यू टीम होती है, उसे पहुंचने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन वहां जो मौजूद स्थानीय लोग थे उन्होंने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया और फिर इसके बाद मोर्चा सीआईएसएफ के जवानों ने भी संभाल लिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंची। अभी तक जो हमें खबर मिल रही है 150 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, कई अभी भी लापता है। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है, हर एक आंकड़े के पीछे एक घर, एक कहानी, एक सपना है जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटना, अचानक बाढ़ आना, ये कोई नई बात नहीं है। मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज करना ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस वर्ष के जब मानसून शुरू हुआ था उसी वक्त ये कह दिया था कि ये वर्ष ऐसा है जब बादल फटने की घटनाएं ज्यादा से ज्यादा होंगी। और यही वजह रही कि जब इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और आज जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा तो वो तबाही दुनिया ने देखी, देश ने देखी, जिसका अभी अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि कितने लोग अभी और इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। क्योंकि कई लोग कहा जा रहा है कि यहाँ पर माता के मंदिर में एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था, यहाँ पर हर वर्ष हजारों की संख्या में लोगों का जुटान होता है और आज भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। कई ये कह रहे हैं कि इससे प्रभावित होने वालों की संख्या 500 से ज्यादा है। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना से कई लोग प्रभावित हुए हैं, कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ इस पूरे इलाके में ये पहाड़ी दुर्गम इलाका है जहां पर जल निकासी व्यवस्था का अभाव है। तीर्थ स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जो ये व्यवस्था यहां होनी चाहिए थी, बहरहाल इस बार वो व्यवस्था नहीं दिख रही थी। और यही वजह रही कि जब ये आपदा आई और इसके बाद इस आपदा से प्रभावित लोगों को जो तुरंत रेस्क्यू मिलना चाहिए था वो
हालांकि नहीं मिल पाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर वो रेस्क्यू शुरू कर दिया था। हर बार जनहानि होने के बाद सक्रियता जरूर दिखाई जाती है और ये सवाल कई बार खड़ा होता है कि जनहानि के बाद ही सक्रियता क्यों। यहाँ पर मचैल माता यात्रा जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, शोक और पीड़ा का पर्याय बन चुकी है। श्रद्धालु हजारों फीट की ऊंचाई पर कठिन रास्तों से गुजरकर मां के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मां के दरबार पहुंचने से पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। दुकानें, लंगर, पुलिस चौकी सब कुछ बह गया। जो लोग कल तक यात्रियों की सेवा में लगे थे आज मलबे में दबे पड़े हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस और स्थानीय लोग जी जान से राहत बचाव में लगे हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की रफ्तार को और तेज करना होगा। हर मिनट की देरी कई और जिंदगियां छीन सकती है। इस वक्त भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो ठीक नहीं है। रह रहकर बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से ये जो पूरा इलाका है जो अब इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही है क्योंकि मौसम बार बार खराब हो रहा है। इस त्रासदी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारे पास पहाड़ी राज्यों के लिए कोई ठोस आपदा प्रबंधन नीति है भी या नहीं, या हर बार ऐसी प्राकृतिक आपदा का लोग शिकार होते रहेंगे, उसके बाद मंथन होगा, योजनाएं बनेंगी, लेकिन तस्वीर वही ढाक के तीन पात होगी। ये जरूरी है कि कोई ठोस नीति हो, ठोस क्रियान्वयन हो, क्योंकि ये सिर्फ श्रद्धालुओं की, लोगों की सुरक्षा का मामला नहीं है, यह हमारे देश की जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों पे जो विशेषकर तीर्थाटन के जो हिस्से हो, वहां पर पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो प्राकृतिक आपदा जब भी आए, प्राकृतिक आपदा से प्रशासन और सरकार के कामों को, तुरंत एक्शन को कोसने से पहले एक बार स्वयं आकलन कीजिए कि क्या हम प्रकृति के साथ वो न्याय कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। कहीं हम प्रकृति के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे। और जब हम प्रकृति के साथ अन्याय करेंगे तो प्रकृति जब न्याय करेगी तो ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी। इसलिए जरूरत है समेकित रूप से प्रकृति के साथ चलने की, तभी हम ऐसी आपदाओं से बच पाएंगे। बहरहाल हम अब आपको आगे दिखाने वाले हैं कि जब प्रशासन सो रहा था तो कैसे सुदर्शन न्यूज ने न्याय की अलख जगाई। 1 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हिंदू किसान को उसका हक दिलाया। छत्रपति संभाजीनगर में एक हिंदू किसान परिवार के खेत तक जाने वाला सरकारी रास्ता जिहादी तत्वों ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। बड़े बड़े पत्थर, मलबा, अवैध कब्जा, हर जगह ऐसी ही तस्वीर थी ताकि किसान अपने ही खेत तक ना पहुंच सके। ये तस्वीरें इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि किस तरह से किसान अपने खेत में ना पहुंचे, इसके लिए तमाम अवरोध यहां पर लगा दिए गए थे। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक साजिश की दीवार है जो एक मेहनतकश हिंदू किसान और उसकी रोटी के बीच खड़ी कर दी गई है। पूरा 1 साल ये परिवार प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, कभी तहसील, कभी पटवारी, कभी पुलिस, लेकिन जवाब हर बार वही रहा, देखेंगे, करेंगे। और इस बीच जिहादियों का कब्जा जस का तस बना रहा। 1 साल में प्रशासन के पास चाय पीने का तो वक्त था, मीटिंग करने का भी वक्त था, लेकिन इस अन्नदाता के आंसू पूछने का वक्त नहीं था। तंग आकर किसान परिवार ने आखिरी चिट्ठी लिखी। अगर 15 अगस्त तक रास्ता खाली नहीं हुआ तो वो तहसील कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। और यहीं पर सुदर्शन न्यूज ने इस लड़ाई को अपने कंधों पर उठा लिया। हमने सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे दिन इस मुद्दे को उठाया, सवाल पूछा, प्रशासन की नींद उड़ाई और कहा कि ये सिर्फ एक किसान का रास्ता नहीं है, ये न्याय का रास्ता है और इसे खोलना ही होगा। परिणाम आपके सामने है। 14 अगस्त को ही प्रशासन हरकत में आ गया, पुलिस बल मौके पर पहुंची, बुलडोजर चला और जिहादियों का अवैध कब्जा
जमींदोज कर दिया गया। ये है सच्चाई कि जब सुदर्शन न्यूज मैदान में उतरता है तो प्रशासन को भी अपनी कुर्सी छोड़कर काम पर लगना पड़ता है। आज उस किसान परिवार की आंखों में आंसू है, ये खुशी के आंसू हैं। उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, धन्यवाद सुदर्शन न्यूज, आपने हमें हमारा रास्ता लौटा दिया। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। आखिर प्रशासन को 1 साल तक क्या सूझ रहा था? क्यों एक किसान को अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए चैनल का सहारा लेना पड़ गया? और कब तक जिहादी तत्व खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे रहेंगे और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठेगा? यह मामला सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर का नहीं है, यह मामला हर उस जगह का है जहां अवैध कब्जा और तुष्टीकरण के आगे प्रशासन घुटने टेक देता है। आज एक किसान को उसका रास्ता मिला है, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी और किसान को यह दर्द दोबारा न झेलना पड़े। सुदर्शन न्यूज इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेगा और हर उस जगह बुलडोजर की मांग करेगा जहां कानून तोड़ा जा रहा है, जहां हिंदू समाज का हक, उसका अधिकार, उसकी जमीन जिहादियों द्वारा छीनी जा रही है। क्योंकि ये सिर्फ रास्ते की लड़ाई नहीं है, ये अस्मिता की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये उस अधिकार की लड़ाई है जिस पर जिहादी लगातार कब्जा कर रहे हैं। जब तक अन्याय के पत्थर गिर नहीं जाते, सुदर्शन न्यूज न्याय की आवाज बुलंद करता रहेगा। सुदर्शन न्यूज ऐसे अन्नदाताओं के साथ खड़ा रहेगा, चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि न्याय हमारे देश के अन्नदाताओं का अधिकार है। अर्जदार ने हमें रास्ता खुला करने के लिए निवेदन दिया था और अगर यह रास्ता खुला नहीं हुआ तो 15 अगस्त को आत्मदहन करेंगे, ऐसा उनके निवेदन में लिखा हुआ था। तो इस प्रकरण में आज हमारे तलाठी, मंडल अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी फील्ड पे गए हैं और वहाँ पे अर्जदार के मांग अनुसार वो रास्ता खुला करने की कार्रवाई चालू है। आज शाम तक वो रास्ता खुला हो जाएगा। पूरा उनका जो मांग पूरी हो जाएगी। यस, उसकी मांग पूरी हो जाएगी। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। छत्रपति संभाजी नगर के सिल्लोड तालुके के केराला गांव, आप सामने देख सकते हैं हिंदू किसान के खेत की जमीन पर यहाँ पर आप सकते हैं कि पूरा रास्ता यहाँ पर बंद कर दिया गया था। उसके बाद में पीड़ित परिवार ने लगातार प्रशासन को बार बार निवेदन दिया, तब भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब जाकर पीड़ित परिवार ने आखिरी पत्र प्रशासन को लिख कर ये कहा था कि अगर 15 अगस्त तक ये रास्ता खाली नहीं हुआ तो 15 अगस्त के दिन पूरा किसान परिवार आत्मदहन करेंगे सिल्लोड तहसील कार्यालय के सामने। और उसके बाद सुदर्शन न्यूज को पूरे सबूत दिए थे। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को कल दिन भर प्रमुखता से चलाया। अब देख सकते हैं कि प्रशासन के तरफ से यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो रास्ता बंद था उस रास्ते को यहाँ पर खाली कराया जा रहा है। जो किसान परिवार है उनकी यही मांग थी कि अगर ये रास्ता खाली हो गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, वरना 15 अगस्त के दिन आत्मदहन करेंगे। तो अब कुल मिला के प्रशासन की तरफ से पूरा रास्ता खाली करा दिया गया है। सुदर्शन न्यूज ने संबंधित तहसीलदार से भी बात की है। उन्होंने भी कहा है कि आज शाम तक या देर रात तक इस पूरे रास्ते को खाली करा दिया जाएगा। बीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति। ये है सुदर्शन की खबर का असर। मध्य प्रदेश की अब बात करेंगे। यहां पर धार से एक बड़ी खबर आई और ये खबर बेहद दर्दनाक है। डेरी चौकी की इस घटना ने हर गौभक्त, हर संवेदनशील इंसान के दिल को झकझोर दिया है। दरअसल नारायण कई वर्षों से अपने खेत में एक गाय को पाल रहा था। अभी वो गाय गर्भवती थी, लेकिन जैसे ही नारायण सुबह खेत पहुंचे तो दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी, उनकी आत्मा रोने लगी, क्योंकि ये गौ माता मृत थी। पेट फटा हुआ था और पास ही मांस के टुकड़े और शराब की बोतल पड़ी थी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि गौ माता के साथ अमानवीयता की हद पार करने वाला अपराध था। गांव में खबर फैली तो गुस्सा, आक्रोश सड़क पर उतर आया।
हिंदू संगठन और ग्रामीण एकजुट होकर डेरी बस स्टैंड पर चक्का जाम कर बैठे। बाजार ठप, सड़कें बंद, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग गूंज रही थी। बजरंग दल प्रमुख कृष्णा भायल और हिंदू समाज ने साफ कहा कि गौ माता के हत्यारों को तुरंत पकड़ो वरना आंदोलन तेज होगा। मौके पर हालात को संभालते हुए 3 थानों की पुलिस, एसडीपीओ और एसडीएम कुक्षी पहुंचे। ग्रामीणों ने 24 घंटे के बजाय 48 घंटे की मोहलत दी, चेतावनी के साथ कि अगर दोषी ना पकड़े गए तो अगला आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। प्रशासन ने मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी से पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन सवाल वही है, क्या गौ माता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी? आखिर ये मानसिकता है क्या? ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, हम गौ माता कहते हैं। करोड़ों भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गौ माता। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गौ माता में। विदेशों में तो अपने टेंशन को दूर करने के लिए काऊ थेरेपी, वहां पर लोग इसका हिस्सा बनते हैं, पैसा देते हैं और गाय को स्पर्श करने से कहते हैं कि मेंटल जो सेटिस्फैक्शन होता है वो मिलता है। विदेशों में ये परिस्थिति है, वहां पर गायों की संख्या बढ़ रही है, उनकी महत्ता, उनका इंपॉर्टेंस समझा जा रहा है। और हमारे यहां ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो एक मां को, जो गर्भवती हो, जो एक जीवन को जन्म देने वाली हो, उसको इस बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। गर्भवती गाय का इस तरह कत्ल, यह कानून, इंसानियत और धर्म तीनों के खिलाफ है। अगर आज दोषियों को छोड़ दिया गया तो मान के चलिए कि ये अपराधी, इनको अपराध करने का खुला लाइसेंस मिल जाएगा। और इसलिए जरूरत है कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई की। गर्भवती गौमाता की हत्या के बाद से हर एक सनातनी की यही मांग है कि जो दोषी हो उसे सख्त सजा मिले, ताकि आने वाले समय में एक उदाहरण प्रस्तुत हो। मामला ऐसा है कि गाय जो है वो खेत के पास एक झोपड़ी है, वहाँ पे बंधी हुई थी। उसको अभी तक जो लोगों के द्वारा बताया गया है कि गाय को दूर ले जाके उसे काट गया है। तो इसमें पुलिस ने इसको संज्ञान में ले लिया है, FIR भी रजिस्टर हो गई है और पुलिस ने ये आश्वासन भी दिलाया है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ जिस भी धारा में कार्रवाई होगी वो कड़ी से। तो ये हमला हमारी आस्था पर है, ये हमला हमारे अस्तित्व पर है। अगर इस हमले, जो हमलावर है, जो दोषी है, जो ऐसा शैतान है जिसने एक गर्भवती गौ माता की हत्या की, उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यकीन मानिए ये अपराधियों को खुली छूट होगी। हर सनातनी ये उम्मीद करता है कि गौ माता को न्याय जरूर मिलेगा। पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की रंग में रंगा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले लाल कोट पर इस बार सुरक्षा बेहद खास है, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी तरह की चूक ना हो। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सागर कुमार ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहीं से स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त यानी कि लालकोट से यहाँ पर तिरंगा ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो चाक चौबंद कर लिए गए हैं। करीब 60 से ज्यादा जो पैरामिलिट्री की कंपनियां हैं उनको तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के सभी रैंक के अधिकारी जो हैं वो इसी लालकोट के परिसर के अंदर और आसपास के इलाके के अंदर यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। अगर यहाँ के आसपास की बात करें तो क्योंकि ये बहुत फेमस बाजार यहाँ पर चांदनी चौक इलाका पड़ता है,
और तमाम यहाँ पर अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए आते हैं, जिसके तहत यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी देखने को मिलती है। उसके तहत ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं करीब 500 से ज्यादा जो हैं वो सीसीटीवी इस पूरे इलाके के अंदर लगाए गए हैं और यहाँ पर कुछ करीब कई जो दुकानें हैं उनको चिन्हित कर पूरी तरह से सील कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी जो है कल की तैयारियों के अंदर जुट चुके हैं। कहां कहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे और तमाम ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं जो ये तिरंगा ध्वज है, इसके पीछे ही लालकोट का इलाका है और वहां से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ध्वज फहराकर देश को संबोधित करेंगे, जिसका इंतजार पूरे देश को है। लेकिन उससे पहले जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। कई पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां, करीब 60 से ज्यादा कंपनियां को जो है वो तैनात किया गया है इस इलाके के अंदर। मेटल डिटेक्टर से लेकर तमाम स्कैनिंग मशीन जो है वो इस इलाके के अंदर लगाई गई है। तमाम बड़े अधिकारी जो हैं लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इधर पाकिस्तान युद्ध 1965 के जाबाज योद्धा और 85 वर्षीय कैप्टन प्रफुल्ल दौलत राव तावड़े ने सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत की। इस बातचीत में न केवल उन्होंने अपने युद्धकालीन अनुभव साझा किए बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, भारत की अखंडता और सुरक्षा पर भी स्पष्ट विचार रखा। उन्होंने युद्ध सम्मान योजना के तहत वायदे के अनुसार युद्ध में भाग लेने वालों को 15 लाख रुपए न मिलने पर भी सवाल उठाए। कैप्टन तावड़े ने मदरसों को बंद करके एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने, बाहरी अंदरूनी विरोधी ताकतों को सख्ती से दबाने और भारत को शस्त्र निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। युवाओं को विविधता में एकता बनाए रखने, युद्ध के बदलते स्वरूप को समझने और देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का भी संदेश दिया। हमारे साथ हैं कैप्टन प्रफुल्ल तावड़ेकर जी, जिन्होंने पाकिस्तान 1965 वार में अहम भूमिका निभाई थी। आइए इनसे जानते हैं जो भारत के गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान और भविष्य के बारे में कि कैसे किस प्रकार से हम लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नमस्कार। आपसे मेरा प्रश्न है कि जो ऐतिहासिक महत्व रहा है, आपके जो पूर्वज जो रहे हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, आपने बताया कि वर्ल्ड वार 2 में भी योगदान रहा उनका, तो कैसे किस प्रकार से उनके जो कुछ भी बाकी रहे हों, जो आगे बढ़ाने में मददगार हों, भारतीय युवा को संदेश दे रहे हों, उनके जो रहा हो, लक्ष्य रहा हो, कुछ एम रहा हो, कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में। ये हमारा तो फैमिली प्रोफेशन है कि हमारा जो पूर्वज थे वो सब पहले आर्मी में थे, वैसा ही वही मैंने ही कंटिन्यू कर दिया। मैंने भी 1964 में मैं आर्मी ज्वाइन किया, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर होके इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग लेके मेरा पोस्टिंग 96 इन्फेंट्री ड्यू में हो गया। उस वक़्त हमारा 96 इन्फेंट्री ड्यू इन्फेंट्री ब्रिगेड 96 इन्फेंट्री ब्रिगेड धर्मशाला में था और हमारा 15 इन्फेंट्री डिवीज़न अमृतसर में हेडक्वार्टर था। हमको 4 सितंबर 1965 को रात को मैसेज आ गया कि वाघा बॉर्डर से आपको युद्ध भूमि पर जाना है। इस वास्ते फ़ौरन ही हमने सुबह 4 बजे धर्मशाला से निकलते हुए हम बॉर्डर पे पहुंच गए। रास्ते में बॉर्डर पे जाते वक्त पंजाब में सब लोग दोनों तरफ से जय जवान करके पुकारते थे, जिससे हमें बहुत होश आया था कि हमारे ऊपर कितना लोगों का भरोसा है और इनके वास्ते हम हमारी जान देने के लिए तैयार है। देश के वास्ते हम जान देने के लिए तैयार है। 6 तारीख को सुबह 4 बजे अपने इंडियन आर्मी ने वाघा बॉर्डर से एडवांस करना शुरू किया और ये युद्ध 18 दिन चला। हम इचोगिल कैनाल तक
8 मील पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस गए थे। भारत को खंडित होने से अगर बचाना है तो जो घर के अंदर द्रोही हैं उनसे भी निपटना होगा। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, जो भारत के अंदर या बाहर शत्रु हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं देवेश झा, कैमरामैन संदीप सर के साथ, जय हिंद, जय भारत। तो 1962 के जाबाज कैप्टन, और देखिए कि ये हमारे सैनिक हैं जिन्होंने, अगर आज हम 78 सालों के बाद अगर देखें तो एक बार भी दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि हमारा सैनिक डटा रहता है उस ताकत के साथ, उस संकल्प के साथ जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत मां बसती है। कुछ ऐसी तस्वीरें आज हमारे बीच और आई हैं। कठोर शीतल हवाएं, 0 से कई डिग्री नीचे तापमान और चारों ओर फैला हुआ हिम का अनंत विस्तार, इन सब के मध्य गर्वपूर्वक लहराता तिरंगा। ये दृश्य मात्र एक चित्र नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय की धड़कन है। लद्दाख की नुब्रा घाटी से लेकर सियाचिन की दुर्गम चोटियों तक हमारे वीर सैनिकों ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह सिद्ध कर दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, तिरंगा सदैव ऊंचा रहेगा और भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। लद्दाख की नुब्रा घाटी 10,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन देशभक्ति का दम भरना आसान है। यहीं पर हमारे जवानों ने तिरंगा फहराकर यह घोषणा कर दी कि चाहे मौसम कैसा भी हो, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, भारत का ये तिरंगा हमेशा बुलंद रहेगा। बर्फीली हवा के बीच तिरंगा जब लहराता है तो उसका हर रंग जैसे आसमान को संदेश दे रहा हो, हम हैं तो सीमाएं सुरक्षित हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र, -40 डिग्री तापमान, कई फीट मोटी बर्फ, चारों ओर सिर्फ सफेद चादर, और इसी के बीच जाबाज जवान, सीना ताने, हाथ में राइफल और पीछे लहराता तिरंगा। यह दृश्य अपने आप में एक संदेश है। भारत का हिमालय जितना अटल है उतना ही अटल है भारत के सैनिकों का जज्बा। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले आई ये तस्वीरें हम सभी को याद दिलाती हैं कि इस स्वतंत्रता की कीमत सिर्फ शब्दों में नहीं चुकाई जाती। इसके लिए इन बर्फीले मोर्चों पर डटे रहना पड़ता है, अपनी सांसों को ठंड के हवाले करना पड़ता है और कभी-कभी अपने जीवन को भी। जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, तब ये वीर अपने परिवार से दूर बर्फ की दीवारों के बीच पहरा दे रहे हैं। ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए अमर व्रत है। नुब्रा से सियाचिन तक गूंजता है भारत का संकल्प, तिरंगा झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, यूं ही लहराता रहेगा। तिरंगा कभी झुकेगा नहीं, आन बान शान से लहरता रहेगा और हर बार दुश्मन को यह बताता रहेगा कि जब तक भारत अपने इन वीर जवानों के हाथों में है, तब तक दुश्मन किसी भी हाल में हमें छेड़ नहीं सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इसी साल हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 15 अगस्त भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि उन वीरों के रक्त, त्याग और साहस की सौगंध है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस और भी गर्व से भरा था क्योंकि देश ने देखा ऑपरेशन सिंदूर, हमारे जवानों का यह अटूट शौर्य, और अब बारी उनके शौर्य को सम्मान देने की है।